हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर 1000 क्वेश्चन सीरीज़ फॉर जेके एसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए चल रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि जेके एसएसबी ने क्लास 4 एग्ज़ाम की जो है डेट्स वो बता दी हैं, जिसमें 27th 28th फेब और 1st मार्च, इन 3 डेट्स को हमारे जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम जो प्रेडिक्ट करके चल रहे थे कि 20 टू 28 ऑफ फेब के बीच में हमारे क्लास 4 एग्ज़ाम होंगे, वो अब 7 दिन और आगे चल जा चुके हैं, यानी कि 27, 28 और 1st मार्च को हमारे ये एग्ज़ाम होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 13 या फिर 15 फेब तक हमारा जो ये 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको दोस्तों लगभग 13 डेज़ 13 और दिन मिल जाएंगे आपको रिवाइज करने के लिए, या फिर कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो आप वो भी पढ़ सकते हैं उसमें, उन पर्टिकुलर डेज़ में। बस आप क्या करिए कि जो हम हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, आप ये भी करिए और इसके साथ साथ अपना कुछ भी पढ़िए। जैसे कि अगर आपको लगता है मेरा कोई टॉपिक वीक है, आप वो भी पढ़ते जाइए और ये एमसीक्यू सेशन भी करते जाइए। जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि मैंने बताया है कि इसका आपको इसका जो मेरिट होगा वो थोड़ा हाई जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जैसा कि जेके एसएसबी ने बोल दिया है कि अब जिन ग्रेजुएट्स ने जेके एसएसबी क्लास 4 के फॉर्म फिल किए हैं वो एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, वो एलिजिबल हैं। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वीडियो है वो है 200 MCQ ऑन जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश पर हमने 2 डेज़ का काम कर लिया है, यानी कि जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, चूज दी सब ऑर्डिनेट क्लॉज इन दी गिवन सेंटेंस। मुझे उम्मीद है जिन्होंने मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस देख ली है उनको अब कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पता चल चुका होगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो मैं आप एक बार फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अलग करने पर भी अपना इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती है, यानी कि अलग करने पर अपना एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जो अलग करने पर अपना मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाती। हमेशा लगता है कि ये इनकम्प्लीट है, यानी कि अधूरी है। तो अब इस सेंटेंस को पढ़िए। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि इनमें हमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज बतानी है, यानी कि वो सेंटेंस जो इनकम्प्लीट लगे हमें। पढ़िए, whenever a substitute taught the class the students acted differently। देखिए, हमें क्या बोला गया कि जब भी एक सब्स्टिट्यूट जो क्लास को पढ़ाता है उस वक्त क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डिफरेंटली एक्ट करते हैं। अगर हम इस कामे के राइट वाली तरफ को देखें, द स्टूडेंट्स एक्टेड डिफरेंटली, अगर इसका मतलब देखेंगे स्टूडेंट्स जो है डिफरेंटली एक्ट करते हैं, तो ये तो कंप्लीट लगा सेंटेंस हमें। इसमें हमें कुछ नहीं लग रहा कि ये इनकम्प्लीट है। हमें पूछा गया इनकम्प्लीट सेंटेंस के बारे में। तो आप फर्स्ट को पढ़िए, व्हेनेवर ए सब्स्टिट्यूट टॉट द क्लास, ये वाला है इनकम्प्लीट, कि जब भी एक सब्स्टिट्यूट क्लॉज को पढ़ाता है। ठीक है, इसके आगे क्या, इसके आगे नहीं पता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब आप इस सेंटेंस को अलग करेंगे, जब ये ऐसा बनेगा व्हेनेवर ए सब्स्टिट्यूट टॉट द क्लास, ये इनकम्प्लीट बना, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये मैं पहले 2 वीडियोस में बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है आपको अब ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज। अब हमें नाउन फ्रेज फाइंड करनी है। पीपल विद मनी टेंड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। देखिए, अब हमें नाउन फ्रेज बतानी है। पीपल विद मनी, ये है नाउन फ्रेज। पीपल विद मनी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना पैसे वाले लोग, पैसे वाले लोग, वो होता है पीपल विद मनी। और ये पैसे वाले लोग ही वो है हमारे नाउन फ्रेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पीपल विद मनी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई टर्न 30 आई डैश प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स। फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है, यानी कि फ्यूचर टेंस यूज होगा, ये तो आपको पता चल गया। हैव बीन का तो कोई काम नहीं है। ठीक है,
ये बोलता है जब मैं 30 का होता हूँ, जब मैं 30 का होता हूँ, मुझे पियानो बजाते बजाते 21 साल हो चुके होंगे। अब आप खुद बताओ, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, हो चुके होंगे, हो चुके होंगे, ये कौन से सेंटेंस की मैं आपको पूछूं कि एक पर्टिकुलर, ये कौन से टेंस को दर्शाता है, कौन से टेंस में, ये मैंने बताया था कि इसमें चुका है, चुकी है या चुके होंगे का यूज़ होगा। वो था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बोलता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है विल हैव बीन? ये है ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आपके लिए मुश्किल होने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें भी हमें टेंस यूज करना है। आई डैश न्यूज़पेपर एवरी डे, हर दिन की बात कर रहा है, रेगुलरली। ठीक है, मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो पढ़ता ता ते ती किस में यूज किया जाता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मॉडल पूछी गई है, यू डैश नॉट क्रॉस व्हेन लाइट इज रेड। आप उस वक्त क्रॉस नहीं कर सकते जब जो लाइट है वो रेड हो, यानी कि वो 3 लाइट होती है ना सिग्नल्स की, जब भी लाइट रेड हो आप कभी भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी मस्ट, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि यू मस्ट नॉट, आप बिल्कुल भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते व्हेन द लाइट इज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन के बेस पर पूछा गया है। बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द सेकेंड ईयर ए ग्रेट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड डैश बिर्मिंगम in order to organize a plan of general union and cooperation amongst the various societies। देखिए मेरी बात सुनिए, अब हमें preposition यूज़ करनी है। आपको ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, इन, एट, ऑन या ओवर। मैंने आपको दोस्तों एक बात बताई थी कि जब भी किसी प्लेस की बात की जाए, जैसे कि कोई प्लेस, स्टेट, कंट्री कुछ भी लिखा गया हो, उनके पहले हमेशा आर्टिकल preposition इन यूज़ की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, इन जम्मू ही बात करूँ, अगर मैं जम्मू ही मैं नाम मेंशन करूं तो इन जम्मू आएगा। ठीक है, ऑन जम्मू कभी नहीं आता। हाँ, अगर 2 प्लेसेस की बात की जा रही हो, अगर कभी भी 2 प्लेसेस की बात की जा रही हो, तो जो छोटी प्लेस होगी उससे पहले हम एट यूज़ करते हैं, और जो बड़ी प्लेस होगी उससे पहले हम इन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एट उधमपुर इन जम्मू। ठीक है, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इन, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट पेपर बैक डैश ऑफ द बुक मेड मल्टीपल डैश टू द न्यू चैप्टर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेपर बैक के लिए क्या यूज़ किया जाता है। द रिसेंट पेपर बैक एडिशन, EDITION। ठीक है, हमें पता, काफ़ी लोगों को पता होगा न्यूज़पेपर के लिए, पेपर बैग्स, इन सभी के लिए एडिशन यूज़ किया जाता है, इनका नया एडिशन, इनका नया एडिशन, इस टाइप में। ठीक है, तो हमें तो पता चल गया या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी होगा। ठीक है, COD में तो एडिशन है, एडिशन तो होता है एक टाइप में ऐड करना, वो तो यूज़ नहीं होगा। हमें पता है ऑप्शन ए या बी ही यूज़ होगा। पहले तो एडिशन आ गया, ऑफ द बुक मेड मल्टीपल एडिशन, कि उन्होंने मल्टीपल ऐड की, मल्टीपल चीज़ें ऐड की, मल्टीपल न्यू चैप्टर्स ऐड किए। अब सेकंड में क्या आ जाएगा? एडिशन, AITION, यानी कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आर्टिकल चूज करना है हमें। चूज द करेक्ट आर्टिकल। डैश रिच पर्सन इज नॉट लेस वर्चुअस एंड सर्टनली डैश फार हैप्पियर देन ए पोर वन। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब जो रिच पर्सन है, आर, ये जो आर है, ठीक है, रिच पर्सन के लिए, एक रिच पर्सन है ना, एक रिच पर्सन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाएगा? रिच पर्सन के लिए तो ए ही आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। रिच पर्सन, क्योंकि एक रिच पर्सन है, पर्सन्स जहाँ पे लिखे नहीं है
तो इधर तो आर्टिकल ए आ गया, ये तो हमें समझ आ गया। रिच र की आवाज़ दे रहा है तो आर्टिकल ए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इज नॉट लेस वर्चुअस एंड सर्टनली डैश फॉर हैप्पियर, क्या यहाँ पर आप ए यूज़ कर सकते हो? इज सर्टनली ए फॉर हैप्पियर कभी नहीं, एंड कभी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और आर्टिकल द भी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। एंड सर्टनली फॉर हैप्पियर देन अ पुअर वन, तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर, जिसमें हमें सबसे पहले आर्टिकल ए यूज़ करना था और आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना था। नेक्स्ट एक और प्रेपोजिशन के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। डैश द इंटरेस्ट एंड इंटेंशन these two gave to the affair one would have imagined that it was an entirely novel subject dash discussion, ठीक है। whereas to be precise the joint pair had long since settled the matter। देखिए अगर आप ध्यान से इसको देखो, किसके बेस पर बोला जा रहा है? इंटरेस्ट के बेस पर। डैश द इंटरेस्ट एंड इंटेंशन, किसके बेस पर? जब किसी के बेस पर बोला जाता है कि किसी के द्वारा, हम हमेशा आर्टिकल जो प्रपोजिशन बाय यूज़ करते हैं, यानी कि इधर क्या यूज़ किया जाएगा? बाय द इंटरेस्ट एंड इंटेंशन दीज टू गेव टू द अफेयर वन वुड हैव इमेजिन दैट इट वॉज इंटायरली नोवल सब्जेक्ट डैश डिस्कशन, यानी कि ऑफ डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन के पर, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। पहले बाय फिर बाद में ऑफ। एट यूज़ नहीं होगा, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कभी नहीं यूज़ किया जाता, टू वर्ड्स भी यूज़ नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसेज के बेस पर पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पैसेज के बारे में बताया है कि पैसेज जो है ये जितने भी इसके बेस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो सब इसी पैसेज के थ्रू ही निकलेंगे। तो ये पैसेज जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, आप ये पैसेज की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। हम अभी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसी को ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो वर्ड है जो बिल्कुल ठीक है, हमें वो चूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें बैकबोन की, BACKBONE स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबल के स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है। ये वाला हमारा, अच्छा ये वाला जो हमारा ये क्वेश्चन है 55, ये थोड़ा गलत दिया गया है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। इसका जो राइट, इसमें जो क्या आना था कि जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें है, इसमें ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, बैकबोन। बाकी तीनों के ऑप्शंस जो थे वो जो स्पेलिंग थे वो रॉन्ग होने थे, लेकिन जहाँ पर सभी ही ठीक हैं तो इसमें जो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है या शायद ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होगा उसमें, तो इसने सब स्पेलिंग ठीक कर दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होना था वो ऐसे ऑप्शन ए होना था, बाकी सभी के आपको स्पेलिंग गलत दिए होने थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड करना है। सबसे पहला दिया है हमें पैथोजेंस, PATHOGENS, पैथोजेंस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया हमें रेमीडियल, REMEDIAL, बिल्कुल सही है। थर्ड हमें दिया है VEIL, व्हील, VEIL, इसके स्पेलिंग भी बिल्कुल दोस्तों ठीक है। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है एडवेंट, ये स्पेलिंग हमारे गलत है, एडवेंट के स्पेलिंग हमारे गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एडवेंट का मतलब बताता हूँ। एडवेंट का मतलब होता है जो किसी, हम बोलते हैं ना किसी नोटेबल पर्सन, जो मतलब जिसका हमें इंतज़ार हो, इस टाइप में बोल सकते हैं। अराइवल ऑफ नोटेबल पर्सन, एक नोटेबल पर्सन का अराइवल, उसको हम बोलते हैं एडवेंट। क्वेश्चन 57 हमें एंटोनियम के बेस पर पूछा गया हुआ है। एंटोनियम का वर्ड क्या है? पेनलेस। हमें इसका एंटोनियम ढूंढना है। तो पेनलेस का क्या आएगा? देखिए पेनलेस क्या होता है? पेनलेस वो चीज़ होती है जिसे करने में कोई भी हमें कष्ट ना हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? जिसे करने में कष्ट हो, यानी जिसे करने में डिफ़िकल्टी आए। तो ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड दी सिनोनियम क्लियर। क्लियर का हमें सिनोनियम बताना है। क्लियर सिनोनियम मतलब कि जो इसके, जिसका मतलब बिल्कुल इसके जैसा हो। जब हम बोलते हैं, जब हमें कभी टीचर बोलते हैं एवरीथिंग इज़ क्लियर, यानी कि एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड,
तो अंडरस्टैंडेबल ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, इसका सिनोनिम ऑप्शन ए होगा। बाकी यूनिक, स्पेसिफिक और जीन ये तो इससे कोई मेल ही नहीं खाते। एक और सिनोनिम के बेस पर है फाइंड द सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट। मैं आपको बताऊं कि प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताना, यानी कि फ्यूचर के बारे में गैस करना कि आगे क्या होगा, प्रिडिक्शन बतानी एक टाइप की, उसे हम बोलते हैं प्रिडिक्ट। तो इनमें से ओपन तो कहीं मैच नहीं खाता, कॉमन भी मैच नहीं खाता, वेरिएंट भी नहीं। वेरिएंट का भी मतलब इसके सिनोनिम में नहीं होता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। प्रोफेसी, प्रोफेसी इज़ दी राइट आंसर। प्रोफेसी का मतलब भी होता है प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर के बारे में थोड़ा गैस करना या पॉसिबिलिटी बताना। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, वो है पैल्ट्री। फाइंड द एंटोनियम ऑफ पैल्ट्री। हमने इसका एंटोनियम बताना है। पैल्ट्री का मतलब क्या होता है? पैल्ट्री का मतलब होता है वेरी स्मॉल। जो चीज़ बहुत ही स्मॉल हो उसे बोला जाता है पैल्ट्री। अब हमें इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम यानी कि इसका उल्टा, स्मॉल नहीं होगा, अपोजिट भी नहीं होगा, कंसीडरेबल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट और कंसीडरेबल तो इससे मैच, कोई इसका उल्टा भी नहीं बनते हैं, ये तो आउट ऑफ ही कंसेप्ट है। स्मॉल तो इसका वो आ गया, सिनोनियम आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल इज दी एंटोनियम ऑफ पैल्ट्री। ठीक है, ये थे दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल हमारी ये 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो जल्दी हमारी ये वाली इंग्लिश की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप एक ही दिन में सभी PDF पूरी देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप बस रेगुलर वीडियोस देखो और जिस दिन आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, आपको किसी को ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक ही बार में सब कुछ गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी हमारे आज की वीडियो। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारी पूरी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये हम पूरी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।